गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम आशीर्वाद। और आज के इस वेबिनार में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यह आज IFPH फोरम का 1185 मीटिंग है और आज 9 जुलाई को हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग 1 मिनट का मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी प्रतिदिन लगातार ये हिंदी और इंग्लिश और मलयालम भाषा में वेबिनार करता चला आया है। और इस सब वेबिनार के पीछे में एक ही उद्देश्य है, होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार और इसके और साथियों को एक नए अनुभव से परिचित कराते रहना। तो ये एक हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा कि आज है और प्रतिदिन हम लोग एक नए स्पीकर्स को लाते हैं। और आज के लिए स्पीकर है हमारे डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, तो अक्सर आप लोगों ने इन्हें मिला होगा। आज का इनका टॉपिक है एनोरेक्टल डिजीज, ए डिस्कशन ऑन द पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स ऑफ होम्योपैथिक हेरिटेज। इनकी यह आर्टिकल्स जो है सो अभी हाल में ही ये हेरिटेज आर्टिकल हेरिटेज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और इस पर ये देंगे। डॉक्टर मनीष चिकित्सक, शिक्षक और शोधकर्ता हैं और आपने होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जयपुर से BHMS की उपाधि प्राप्त की तथा GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से MD रिपर्टरी विषय में MD का डिग्री हासिल किया। वर्तमान में आप पारुल विश्वविद्यालय वडोदरा में रिपर्टरी विषय पर PhD कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह वर्तमान में क्योर वेलनेस सेंटर मेरठ में अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं, जहां वे शास्त्रीय होम्योपैथी के सिद्धांतों को आधुनिक नैदानिक दृष्टिकोण के साथ सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। आपने आयुष चिकित्सक शिक्षक पात्रता यानी कि NTET उत्तीर्ण किया है तथा अब तक 20 से अधिक शोध लेख प्रतिष्ठित समीक्षित पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। आपने IFPH एवं टीम होम्योपैथिका के लिए मानसिक स्वास्थ्य विषयक सत्रों में सहित अनेक वेबिनार एवं सेमिनार आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त आपने वर्ल्ड होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2025 में डॉक्टर B साहनी सर के योगदान पर शोध पत्र किया कर अपने गहन अकादमिक दृष्टिकोण को और शोध क्षमता डॉक्टर भी और हम सब साथी सभी के साथ अत्यंत प्रेरणादायक और सिद्ध हो। डॉक्टर मनीष, you can unmute yourself and start your session now. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अपने ही टीचर के से अपने बारे में ऐसे शब्द सुन के सीरियसली अच्छा लगता है, सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू IFPH मुझे फिर से मौका देने के लिए और यहाँ पे फिर से बुलाने के लिए। आई होप मैं ऑडिबल हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? आई टेक दिस साइलेंस एज यस। सो नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एनोरेक्टल पैथोलॉजीज। जैसा पहले सर ने बता दिया है कि मैं एनोरेक्टल डिजीजेस के बारे में बात करूंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है एनोरेक्टल पैथोलॉजी और इसके साइकोडायनेमिक्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक होम्योपैथिक हेरिटेज हम सभी जानते हैं, एक पत्रिका है जिसमें मैंने 7 केस सीरीज का एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल का बेसिक उद्देश्य ये था कि हम इन 7 केसेस की मदद से समझ सके। 7 वैसे बहुत छोटा नंबर है, बट कोशिश ये थी कि एक छोटी कोशिश से हम ये समझ सके कि एनोरेक्टल डिजीजेस में सिर्फ बीमारी वैल्यूएबल है या उसके साथ और भी कुछ है जो हमें जानना जरूरी है। तो ये उसी छोटी कोशिश के तहत मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर ध्यान दें। थैंक यू।
सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोसोमैटिक लैंडस्केप है क्या। हम जब भी पेट की बातें कर रहे हैं या एनोरेक्टल डिजीजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइकोसोमैटिक लैंडस्केप क्या है। साइको मतलब माइंड, जैसा हम सभी जानते हैं, और सोमैटिक मतलब शरीर। तो दिमाग और शरीर को मिला के जो लैंडस्केप बन रहा है, इसमें क्या पिक्चर बन रही है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ पेट बना हुआ है और एक तरफ दिमाग बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं गट ब्रेन एक्सेस को भी सिंबलाइज कर रहा है। आज के जमाने में गट ब्रेन एक्सेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम सभी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस चीज को समझ लेते हैं कि गट ब्रेन एक्सेस क्या है। गट ब्रेन एक्सेस ये बताता है कि आपका जो पेट है वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदा इस चीज को बहुत सालों से बोल रहा है, होम्योपैथी इसको शुरू से मानती है। अब धीरे धीरे मतलब अब क्या, एलोपैथिक भी इस चीज को मान रहा है, साइंस इस चीज को मानती है, और अब गट ब्रेन एक्सेस बेसिकली डिस्कशन का टॉपिक हो चुका है। आईबीएस और सीबो जैसी जो डिजीजेस हैं वो गट ब्रेन एक्सेस से ही जोड़ के देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं आज का साइंस भी इस चीज को मानता है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो पेट है, वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों आपस में लिंक। सेकेंड, सोमैटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सोमैटिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब कि आपके पेट के जो लक्षण है वो शरीर पे भी दिखाई देंगे, या आपके दिमाग के जो लक्षण है वो आपके शरीर पे दिखाई देंगे। तो सोमैटिक एक्सप्रेशन क्या है कि ये कंडीशन जो है, ये हमेशा सोमैटिक एक्सप्रेशन में दिखाई देती है, मतलब शारीरिक रूप से दिखाई देती है, लेकिन है साइकोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि किसी तरीके से इसका दिमाग से लिंक है और ये शरीर पे दिखाई दे रही है। तो मैं वो जो लिंक है वो समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे इस टॉपिक से। कोर एलिमेंट क्या है, इस पूरे के पूरे आर्टिकल का कोर एलिमेंट क्या है। एक है क्रॉनिक नार्सिसिस्टिक इंजरी, हम आगे चल के इस चीज को समझेंगे कि नार्सिसिस्टिक इंजरी क्या है। एक कंपल्सिव नीड है कंट्रोल करने की, इसको भी समझेंगे कि कंपल्सिव नीड क्या है कंट्रोल करने की। और एक डिस्क्रीट आइडेंटिटी डिसरप्टिंग इवेंट है, एक ऐसा इवेंट हुआ है लाइफ में जहां पे आपकी आइडेंटिटी डिसरप्ट हुई है। हम इस चीज पे भी आगे बात करें। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा आज का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल एंड क्लियर है। इन 7 होम्योपैथिकली मैनेज्ड केसेस के थ्रू मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस क्या थे, इन केसेस में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थे मेरे, जिस बेसिस पे मैंने प्रेस्क्रिप्शन बनाया। सेकेंडली, हम ये समझना चाहते हैं कि इन सभी केसेस में कॉमन क्या था। क्योंकि चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 70 हो, चाहे 700, अगर हमारे पास ये समझ में आ जाएगा कि वो कॉमन लिंक क्या है जो सभी एनोरेक्टल डिजीजेस में दिखती है, तो शायद हम ज्यादा इजिली उसको मैनेज कर पाए। तो ये आर्टिकल इसी तरीके की छोटी सी कोशिश। यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें, अगर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करें, तो सबसे पहला है मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल। मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल का मतलब है एक ऐसी स्थिति आई जहां पे आपको मॉडिफाई, मतलब आप मॉडिफाइड हो। मॉडिफाइड, हमने जब वर्ड मॉडिफिकेशन सुना है तो हम इसको रूब्रिक्स में बहुत यूज करते हैं। क्या है, शर्मिंदगी होना। कोई एक ऐसी स्थिति आई जहां पे आपको बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ, वेक्सेशन फील हुआ, बहुत सारा एंगर शरीर में आया, बहुत सारा मतलब आपने उसको किस तरीके से लिया। जैसे मान लीजिए आपको लोगों ने पब्लिकली डांटा, किसी ने पब्लिकली बेइज्जती किया, आपने उसको किस तरीके से लिया, आप उस पर शर्मिंदा महसूस किया, आपने उसको डर की तरह लिया, आपने उसको गुस्से की तरह लिया। तो वो जो मोटिफिकेशन था और उसका जो रिएक्शन था, कहीं ना कहीं एक ये चीज हमें क्लियरली दिख रही थी। तो फर्स्ट थ्योरेटिकल इवेंट और फ्रेमवर्क है मेरा मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल। मॉडिफिकेशन समझा दिया मैंने, इसके आगे बढ़। और नार्सिसिस्टिक इंजरी लीड्स टू कॉम्पनसेटरी हाइपर कंट्रोल। नार्सिसिस्टिक इंजरी का मतलब हम सभी किसी न किसी लेवल पे नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट का मतलब, जब हम साइकोलॉजिकली नार्सिसिस्ट समझे तो एक इंसान जो केवल खुद के बारे में बात करे, जो खुद को प्राथमिकता दे, जो केवल खुद के वैल्यू के बारे में या खुद के इंपॉर्टेंस के बारे में सोच रहा है, और सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, अपने आप को सबसे ऊपर रख रहा है और बाकी सारी दुनिया के बारे में परवाह नहीं करता, इसको नार्सिसिज्म कहते हैं। किसी न किसी छोटे या बड़े लेवल पे हम सभी कुछ न कुछ नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, तो अगर कोई नार्सिसिस्टिक इंजरी हमें मिल रही है, नार्सिसिस्ट इंजरी का मतलब, मान लीजिए कि मैं हूं और मुझे किसी ने पब्लिकली डांटा या मेरी बेइज्जती की गई, तो फिर वही बात हुई कि मॉडिफिकेशन हुआ, किसी नार्सिसिस्टिक इंजरी, किसी को नार्सिसिस्टिक इंजरी कहा गया। लीड्स टू कंपनसेटरी हाइपर कंट्रोल। जब आपके साथ ये होगा तो इसकी वजह से आपके शरीर में कॉम्पनसेटरी हाइपर कंट्रोल आएगा, आप और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे अंदर जितनी, हमारे पास जितनी मेडिसिन है जिनमें थोड़ी थोड़ी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये मेडिसिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा यूज किया जाता है एनोरेक्टल डिजीजेस। इसका रीजन है कि इनको ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। ठीक है, ज्यादा इजिली बेइज्जती महसूस होती है।
और इस वजह से इनकी लाइफ में आप देखेंगे कंट्रोल करने की हैबिट आ जाती है। अगर आप रूब्रिक डिक्टेटोरियल देखते हैं तो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया कार्ब एंड सल्फर जैसी मेडिसिन वहां पे हैं। अगर आप रूब्रिक हॉटी देखते हैं तो भी कैलकेरिया कार्ब सल्फर लाइकोपोडियम जैसी मेडिसिन वहां पे, नक्सोमिका वहां पे है। अगर आप एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर देखते हैं, अगर आप एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमैंड्स देखते हैं, अगर आप एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्सेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन देखते हैं, तो इन सभी रूब्रिक्स में कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, नाइट्रिक एसिड ऐसी मेडिसिन बार बार लिखी गई। कहीं ना कहीं ये समझा रही है कि इन मेडिसिन का ईगो जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है। इनको ज्यादा जल्दी लोगों की बातें या ज्यादा जल्दी अपना जो आसपास का सिचुएशन है वो बुरा लग जाता है, और इसके बाद इनका कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म निकलता है कंट्रोल करने की। ये कोशिश करते हैं कि अपने चारों तरफ की चीजों को कंट्रोल कर सको। इसीलिए फिर रूब्रिक डिक्टेटोरियल या इसके बाद फिर रूब्रिक हाइपर कंट्रोल आता है। हाइपर कंट्रोल नहीं है, मतलब वर्ड कंट्रोल करके एक रूब्रिक है। तो इसके बाद ही रूब्रिक्स इसीलिए आ जाते हैं मेडिसिन। पेशेंट क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू मास्टर देयर बाइल एज दे मास्टर देयर इन्वायरमेंट, सप्रेसिंग नेचुरल फिजियोलॉजिकल अर्जेस इन सर्विस ऑफ परफॉर्मेंस। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये नक्स ओमेगा के केस में बहुत कॉमन होता है। आपको वर्क प्रेशर है, सुबह 6 बजे पहुंचना है। अब सुबह 6 बजे आपका रूटीन नहीं है फ्रेश होने का, तो आप मजबूरी में सुबह 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे फ्रेश होने जा रहे हैं। ठीक है, बार 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 आपने शरीर में एक आदत बनाई। ठीक है, नाट्रम म्यूर के केस में बहुत कॉमन है, इनको बाहर जाके फ्रेश होना पसंद नहीं। एक एक शाइनेस वाली फीलिंग होती है इनके पास हमेशा। तो फिर इस केस में क्या करते हैं कि घर से ही फ्रेश होके जाते हैं। आपको प्रेशर नहीं आया होगा बट आप जबरदस्ती घर पे फ्रेश होके जाने की हैबिट बना ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाइपर कंट्रोल। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग विच इज इनवॉल्यूंटरी। ऑब्वियसली आपका गट आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। सेम वैसे ही जैसे आप चारों तरफ अपना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सेम वैसे ही जैसे आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को या अपने वर्क को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हुआ मॉडिफिकेशन एंड कंट्रोल की थ्योरी। सेकेंड, डी एनडब्ल्यूएस इवेंट। एनडब्ल्यूएस इवेंट क्या है, नेवर वेल सिंस इवेंट। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा वक्त, कुछ ऐसा हुआ जिसने इमोशनली ओवरवेलमिंग शॉक प्रोड्यूस किया, और आपका जो एचपीए एक्सेस था, बेसिकली हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, उसको थोड़ा सा हिला दिया। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट हुए बॉडी में, इंक्रीज पोर्टल प्रेशर हुआ, स्फिंक्टर स्पाज्म बढ़ा और इस वजह से प्रॉब्लम हुई। तो बेसिकली अगर इसको हम होम्योपैथी की भाषा में समझें तो एक नेवर वेल सिंस इवेंट हुआ होता है। ठीक है, जब हम इसको, अगर हम इसको हैमर थ्योरी से पढ़ें तो हैमर थ्योरी यानी कि जर्मन न्यू मेडिसिन इस चीज में कहती है कि आपकी लाइफ में एक शिट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। शिट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या तो इंसल्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि आपकी बार बार, मतलब एक ऐसा इवेंट आया जहाँ पे आपकी बेइज्जती हुई, या एक ऐसा इवेंट आया जिसको आप भूल नहीं पा रहे, आप उस इवेंट को पकड़ के बैठे थे। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोल मैकेनिज्म का एक पार्ट है, तो इसलिए दोनों चीजें जुड़ी हुई। थर्ड, मायोस्मेटिक बैकग्राउंड। मायोस्मेटिक बैकग्राउंड बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमेशा जब भी हम इन चीजों की बात करेंगे तो एक मायाज्म आपको जरूर दिखेगा। हमने जितने भी ये केसेस हैं इनमें मायाज्म पे भी वर्क किया था, जिसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों रहा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल को जब समझना है तो हर केस में हम दो चीजें जरूर लेके चलेंगे। पहला, मॉडिफिकेशन और कंट्रोल कहाँ दिखा था, और दूसरा द एनडब्ल्यूएस इवेंट क्या था। तो इन दोनों पॉइंट्स को जरूर याद रखें। केसेस से शुरू करते हैं। दिस इज केस नंबर 1। इस केस में जीईआरडी और आईबीएस बहुत कॉमन था। हम जब जब गट ब्रेन एक्सेस की बात करते हैं तो आईबीएस इज अ डिजीज विच इज द मोस्ट कॉमनेस्ट दीज डेज, और जिसके बारे में शायद सारा सोशल मीडिया प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इस पे जरूर बात करें। पेशेंट की एज 35 ईयर्स, मेल। यहाँ पे सातों केसेस मेल्स के ही हैं, तो इसमें कोई फीमेल केसेस नहीं है। दिस वाज नॉट अ बायस, मेरे पास केसेस ही जैसे आए थे मैंने उन्हीं केसेस को स्टोर किया। क्लिनिकल डायग्नोसिस में पेशेंट को जीईआरडी था, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जहाँ पे सिम्टम्स में एसिडिटी आता है, हार्टबर्न आता है, एब्डोमिनल हैवीनेस थी जो पिछले 5-7 सालों से थी, और इसके साथ आईबीएस के सिम्टम थे। पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड था, तो ये आईबीएस सी टाइप है, और इसके साथ वो दिन में 2 बार फ्रेश होने जाता था, विच वॉज नॉट गुड। अगर हम इसमें नेवर वेल सिंस इवेंट देखें, इस केस को अगर ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में रखा है तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊं। बेसिकली ये जो पेशेंट है, ये एक ऐसी कंपनी में वर्क करता था जहां पे इसको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा चलता है, तो उन स्पेसिफिक टारगेट्स को वक्त रहते कंप्लीट करना होगा। इफ इन द मंथ एंड वो वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो आपकी बहुत गंदी बेइज्जती की जाती। तो एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल बैठता था जहां पे इनके सीनियर्स बैठे होते थे और वो इनको कॉन्स्टेंटली सुनाते थे
डांटते थे, उस चीज के लिए बेइज्जती किया करते थे, उस चीज के लिए कि तुमसे ये काम होता नहीं है, तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम छोड़ क्यों नहीं देते इस काम को। तो बेसिकली बिलिटिल फील कराना, ह्यूमिलिएट करना, दिस वाज अ वेरी कॉमन फेनोमेना जो इनके साथ हो रहा था पिछले 5-7 सालों से। ये प्रॉब्लम पिछले 5-7 सालों से ही आई थी। और ये प्रॉब्लम तभी आना शुरू की जब इन्होंने जॉब ज्वाइन किया। इस जॉब से पहले जिस दूसरी जॉब में थे उसमें वर्क बहुत स्मूथ था। अगर हम में से किसी ने जेनपैक्ट का नाम सुना है तो जेनपैक्ट का वर्क कल्चर बहुत स्मूथ है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता। एक फिक्स टारगेट होता है जिसको अचीव करने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाए। बट उसके बाद जब इन्होंने कंपनी स्विच किया तो उस कंपनी का वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द कंपनी। तो एक सस्टेन्ड ईयर लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेशनल इनएडिक्वेसी, तो प्रोफेशनली इनएडिक्वेट फील करवाया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। और रेदर देन अ सिंगल एक्यूट शॉक, तो एक एक्यूट शॉक नहीं मिल रहा है, बार बार उस चीज का शॉक मिल रहा है। अब अगर फिर से हम इसको जीएनएम मेडिसिन से देखेंगे तो ये हैंगिंग हीलिंग में जाएगा। हैंगिंग हीलिंग जब भी हम जीएनएम इंडेक्स की बात करते हैं तो क्रॉनिक केसेस में जाता है। आईबीएस इज अ क्रॉनिक केस, आईबीएस लगातार टिका रहना इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। ठीक है। अब आते हैं साइकोडायनामिक पिक्चर। किस केस के साइकोडायनामिक पिक्चर में हुआ भी एक हाई प्रेशर टारगेट ड्रिवन प्रोफेशनल, तो एक ऐसा प्रोफेशनल जिसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और उसके टारगेट कंप्लीट करना। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म को लेके, तो क्रिटिसाइज नहीं होना चाहता। इवेल्युएटिव गेज ऑफ सुपीरियर्स, तो सुपीरियर्स कॉन्स्टेंटली इवेल्युएशन के बेसिस पे ही आप पे नजर डाल रहे हैं कि तुम कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो। क्रॉनिकली सप्रेसेस इमोशन एंड फिजियोलॉजिकली अर्जेंसी टू परफॉर्म, तो बार बार अपना इमोशन सप्रेस कर रहा है और फिजियोलॉजिकल अर्जेंसी दिखा रहा है परफॉर्म। अब हो सकता है कोई मुझसे सवाल पूछे कि यहाँ पे पेशेंट ने कंट्रोल क्या किया। मैं समझाता हूँ। आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी लाइफ को ताकि आप वो टारगेट को अचीव कर सको। इसके लिए पेशेंट मुझसे बोलता था कि डॉक्टर साहब मुझे दवा खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, डॉक्टर साहब मुझे खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है, डॉक्टर साहब मैं खा नहीं पाता हूँ, मेरा तो काम चल जा रहा है आपकी दवा से, इसलिए मैं आपकी दवा कर रहा हूँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है। बार बार पेशेंट की लाइनें बोलता है। ठीक है। बट वो उसके बाद भी पिछले 1.5 साल से आपसे दवा ले रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन कोई ना कोई रिलीफ दे रही है। प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है, कि जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को पकड़ के बैठा है, वो छोड़ना नहीं चाह रहा उस चीज को। ठीक है। वो चाह रहा है कि वो पकड़ के बैठे। अब यहाँ पे हमारी मेडिसिन आती है कि हमने मेडिसिन क्या की। जो ये वर्क कल्चर है ये नक्स भूमिका का वर्क कल्चर है, नक्स भूमिका ऐसे वर्क कल्चर में थ्राइव कर रहा होता है। ठीक है। मेडिसिन लाइकोपोडियम थी, मेडिसिन वाज नॉट नक्स भूमिका। रीजन भी, लाइकोपोडियम क्यों दिया गया। पेशेंट का क्रक्स बैठा था कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे बार बार डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो वो कांस्टेंट आपके केस टेकिंग के दौरान में उसने 5-7 बार सेम लाइन बोली थी, जो कि सिर्फ हेमामेलिस और लाइकोपोडियम में बहुत कॉमन है, कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आई डिजर्व दैट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट दैट। मैं उन सुपीरियर्स के लिए इतना काम कर रहा हूँ, मुझे उसके बदले में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिल रही है। दैट वॉज समथिंग जो कि लाइकोपोडियम में था। इसके अलावा ही वॉज वेरी फ्रिवलस इन हिज कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर लेस था। बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन थे, शादीशुदा था, थर्ड ग्रेड हेमोरॉइड्स था। तो ये सारी जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं ये शो कर रही थी कि हिपोक्रेटिकल भी है, सुपीरियर्स को उतना जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन घर पे अपनी वाइफ से लड़ना, अपनी वाइफ को दबा के रखना, ये सारा था। ठीक है। सो दैट समवेयर शोड कि द केसेस ऑफ मोर ऑफ अ लाइकोपोडियम एंड नॉट ऑफ नक्सोमिक। शुरू शुरू में अगर इस केस को ऊपर से देखेंगे तो नक्स भूमिका ज्यादा लगता है, बट इट वाज नॉट अ नक्स भूमिका। इस केस में एंटी मायास्मेटिक हमारे साथ सल्फर था, दिस केस वाज प्योरली सोरिक केस, तो हमने सल्फर को एज एन एंटी मायास्मेटिक रखा था। एंड इस केस में हम थेराप्यूटिकली कभी कभी एस्क्यूलस को और नक्स भूमिका को यूज किया करते थे जब हेमोरॉइड से ब्लीडिंग होती थी। नहीं होती थी तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लाइकोपोडियम वर्क वेरी वेल। 1.5 साल के अंदर इस केस में फर्क क्या आया। जीआरडी करीबन करीबन बंद हो चुका था, बिल्कुल नहीं था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था गले में कभी कभी, उसके अलावा कुछ नहीं था। आईबीएस सिम्टम वर वेरी वेल कंट्रोल्ड। बट क्योंकि पेशेंट का मेंटेनिंग कॉज वहीं का वहीं बैठा था, तो शायद इस वजह से पेशेंट 100% रिकवरी में कभी नहीं गया। लाइफस्टाइल शेड्यूल भी बहुत अच्छा नहीं था, बट 80% के आसपास की रिकवरी थी इस केस में। आते हैं सेकेंड केस। 62-year-old मेल, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इस केस को मैंने इससे पहले भी एक बार प्रेजेंट किया है, 5 केसेस का जब हम केस कल्मिनेशन कर रहे थे तब। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स है, कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट के साथ पेनलेस एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स था जो पिछले 6 महीनों से। इससे पहले पेशेंट ने 2 महीने के लिए एक वो जो साइड में टेंट लगा के और यूनानी मेडिसिन देते हैं उनको ट्राई किया था, उनसे उसको रिलीफ नहीं मिला था, तो उसके बाद मेरे पास आया। तो मेरे पास इसको मेडिसिन लेते हुए मतलब 6 महीने के आसपास मेरे पास था, 6 महीने में परफेक्ट हो गया। कमिंग टू द पॉइंट, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई।
एसबीआई में बहुत अच्छी पोजीशन पे थे ये, बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छी सैलरी थी और बहुत अच्छा रिटायरमेंट मनी लेके रिटायर हुए थे। ठीक है। प्रॉब्लम तब से आई जब से रिटायरमेंट आया, वहां से फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद से दिक्कत आ रही थी। एक पेनलेस हेमोरॉइड्स आया था जो कि स्पेसिफिकली एक एक पोजीशन में, जहां पे दोनों पैर पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठने पे दर्द होता था, वरना दर्द नहीं। ठीक है। इनका एनडब्ल्यूएस इवेंट यानी कि नेवर वेल सिंस इवेंट अगर आप देखेंगे तो वो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद इनकी इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी चली गई, इनका सोशल रेलेवेंस चला गया, जो कि कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक कोलैप्स दिखाया। नार्सिसिस्टिक कोलैप्स कैसे दिखाया कि आप सडनली एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे बैठे थे, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, हर किसी को आपसे फेवर की जरूरत है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लोन्स चाहिए होते हैं आज के जमाने में, तो हर किसी को उस चीज की जरूरत समझ में आ रही। जिस दिन से आपका रिटायरमेंट होता है सडनली आप उतने रेलेवेंट नहीं रहेंगे, सडनली आपकी रेलेवेंस गायब होगी। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने बच्चों को फ्री में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि उनका नीट का पेपर निकलना शुरू हो जाए। कोइंसिडेंटली इनके कुछ बच्चों के निकले भी थे नीट के पेपर, तो वो चीज इनके लिए बड़ा मतलब गौरवान्वित वाला था कि डॉक्टर साहब आपको पता है, मैं तो जानता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम हेमोरॉइड्स कहते हैं इसको, और मैं शायद सेकंड से थर्ड ग्रेड के बीच में हूँ। तो बात करने का तरीका भी इस तरीके से था कि जैसे ये सब कुछ जानते हैं। ठीक है। इस केस में मेडिसिन सल्फर यूज की गई थी। मैं समझा सकता हूँ कि इसमें सल्फर क्यों दिया गया। कुछ रूब्रिक्स थे जो बहुत क्लियर सामने दिख रहे थे, बहुत साफ साफ दिख रहे थे, मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं सल्फर हूं, मुझे सल्फर दो। फर्स्ट वॉज डेल्यूशन ग्रेड। पेशेंट कॉन्स्टेंटली ये चीज बता रहा था कि मैं कम नहीं हूँ, आप डॉक्टर हो सकते हो बट मैं कम नहीं हूँ। मैं एसबीआई का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने जिनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, और मेरी फैमिली इस तरीके की है, मेरे रिश्तेदार में ये आयुर्वेदा में है, वो डेंटल में है। तो इस तरीके के बहुत सारे रेफरेंसेस देन दैट शोज डेल्यूजन ग्रेड। सेकेंड, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड। रेवरेंस का मतलब बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही प्यार से बात कर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैलकेरिया, लाइको और प्लेटिना जैसी मेडिसिन। लाइको को एक बार हटा के कैलकेरिया और प्लेटिना जैसी मेडिसिन में और सल्फर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि सल्फर और हेमामिलिस हमेशा ही तमीज से बात करते हैं, एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेवरेंस रहता है। और वहीं पे जब हम प्लेटिना और कैलकेरिया जैसी मेडिसिन के पास आते हैं तो इनका हॉटीनेस थोड़ा सा कवर ले लेता है। तो दूसरी चीज ये। थर्ड, हिपोक्रेसी बहुत प्रोमिनेंटली थी। हिपोक्रेसी किस बेसिस पे? पेशेंट खुद अल्कोहलिक था, डेली 30 ml से 60 ml अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, लेकिन वहीं पे जब अपने भतीजे का इलाज कराने आता है तो अपने भतीजे के सामने उसने उसके डेड फादर का काइंड ऑफ मजाक बनाया था कि इसके पापा रेगुलर अल्कोहल लेते थे, इन कंट्रोल में नहीं थे, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो दैट वाज हार्श, इररेलेवेंट, कोई जरूरत नहीं थी बताने की। मतलब भतीजा आईबीएस की लाया था, कोई जरूरत नहीं थी ये बताने की कि फादर की डेथ किस वजह से हुई। बट उस चीज को उन्होंने बताया और इस तरीके से बताया कि मैं तो बहुत कंट्रोल में लेता हूँ, इसके फादर कंट्रोल में नहीं लेते थे इसलिए डेथ हो गई। सो दैट वाज रियली हार्श फॉर दैट चाइल्ड जिसके सामने आपने ये चीज बोली। तो दैट शोज हिपोक्रेसी ऑफ दैट पेशेंट। तो इन तीन चार सिम्टम्स के बेसिस पे हमने इस केस को सल्फर से ही शुरू किया था, एंड सल्फर से ही बहुत अच्छा रिलीफ आया। यहाँ पे बेनोवेलेंस भी कहीं ना कहीं दिखता है कि आप फ्री में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट दैट वाज बेसिकली सेविंग हिज ओन ईगो। अब आते हैं साइकोडायनामिक पिक्चर। एक रिटायर्ड ऑफिसर जिसकी आइडेंटिटी टोटल प्रोफेशन पे और सोशल रिस्पेक्ट पे टिकी हुई, रिटायरमेंट के बाद अब एग्जिस्टेंस हिलने लगा है। तो उस चीज को हिलने से बचाने के लिए आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्या कि मेरी लाइफ कंट्रोल में बनी रहे। उसके लिए क्या कर रहे हो आप? अपनी वाइफ को डोमिनेट कर रहे हो, अपने सारे रिश्तेदारों का मजाक उड़ा रहे हो, थर्ड बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो। तो आपने कंट्रोल, आप कंट्रोल शुरू कर चुके हो कि पकड़ के रख लो कहीं मेरी इज्जत चली ना जाए। इनटॉलरेंट है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। एंड हाँ, एडमिरेशन बहुत सारा चाहिए। ये सल्फर और लाइकोपोडियम में एक रूब्रिक लिखा हुआ है कि आप अगर तारीफ करो तो ये अपना सारा पैसा सब कुछ आपको दे देंगे। दिस इज बेसिकली सल्फर, कि इतना फ्लैटरी चाहिए कि मतलब ये अपनी वाइफ को और अपने रिश्तेदारों को लेके आते थे कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में जो अच्छी चीजें बोलते हैं चल के सुनो। सो दैट गेव आउट द मेडिसिन। दिस वॉज अ प्रॉपर सल्फर केस, 100% रिकवरी, कोई स्टॉपेज नहीं था, और इसके बाद से केस बहुत परफेक्ट था। थर्ड केस, ये ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स का केस है। 59-year-old मेल, थर्ड डिग्री एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, पिछले 10 सालों से है। ओकेजनल ब्लीडिंग होती थी, पेनलेस था, कोई पेन नहीं। ठीक है। ये केस बहुत प्यारा था। और ग्रेड 3 हेमोरॉइड्स में ये मेडिसिन देख पाना मेरे लिए फर्स्ट ओवर चांस था। मतलब मैंने इस मेडिसिन को हेमोरॉइड्स में पहले कभी यूज नहीं किया, तो मेरे लिए फर्स्ट एवर इवेंट। सबसे पहले नेवर वेल्सिंस इवेंट पे बात करते हैं।
नेवर वेल सिंस इवेंट क्या था कि पेशेंट जो है ये फार्म का ओनर, किसान, बहुत सारे खेत थे। सडनली फादर की डेथ हुई, बहुत सारा प्रेशर आया। उस प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने कॉर्पोरेट में जॉब करना शुरू। फोर्स कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट था। आपने सडनली गांव की जिंदगी जो आपके कंफर्ट जोन में थी उसको छोड़ के और आप बाहर कॉर्पोरेट में जॉब करने गए। वहां पे बहुत सारा प्रोफेशनल ह्यूमिलिएशन मिला, ऑब्वियसली वो लोग आपके हिसाब से चलेंगे नहीं। तो उसने बहुत सारा ग्रीफ दिया। आप वो बेइज्जतियां आज तक भूल नहीं पा रहे, वो आपके साथ साथ चल रही हैं। ठीक है। और इसके साथ कहीं ना कहीं फादर की डेथ का ग्रीफ था, बट फादर की डेथ का ग्रीफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ह्यूमिलिएशन का था। कि वो जो बेइज्जतियां हो रही थी, आप अपने कंफर्ट जोन से सडनली बाहर निकले और बाहर जाके वो जो बेइज्जतियां हो रही थी वो आप कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे। तो वो जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट था ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट किया था। आप अगर टाइमलाइन भी मैच करेंगे तो एग्जैक्टली 2 साल पहले उन्होंने वो मतलब आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने वो जॉब लिया था। उसके बाद इनको दिक्कत हुई थी और उसके बाद फिर इन्होंने मतलब ये शुरू किया प्रॉब्लम, मतलब उसके बाद आई थी। इसके बाद इन लोग वापस गाँव आ गए। इन्होंने अपना डेयरी का एक बिजनेस खोला, बहुत अच्छा चल रहा था वो बिजनेस। और उसके बाद फिर पेशेंट हमारे पास आता है प्रॉब्लम। इस केस में साइकोडायनामिक समझ, पेशेंट अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था। अब नॉर्मली आप अगर किसी डेयरी वाले को देखो तो बहुत शिविलरी से या बहुत तमीज से बात करते, बात ये भी बहुत तमीज से करते थे, बट आपको ये दिखेगा कि इनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और इस तरीके का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मतलब पेशेंट की जो लाइन थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि एवरी वन नीड्स मी एंड आई डोंट नीड एनी। मुझे किसी से काम नहीं पड़ता, लोगों को मुझसे काम पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप कितनी चलती है तो आपने कभी गांव में सरपंच का चुनाव या कोई और चुनाव क्यों नहीं लड़ा? तो बहुत सिंपली बोलते थे, बहुत क्लियरली बोलते थे, एकदम उफट होके, कि मुझे क्या चुनाव लड़ने की जरूरत है, जो सरपंच है वो खुद मुझसे दूध लेता है, जो एमएलए साहब है उनके घर दूध पहुंचाता हूँ मैं, इन सबको मुझसे काम पड़ता है। तो एक तो वैसा मुंहफट होके बोलना, और साथ में इस तरीके से बात करना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लोगों को मुझसे काम पड़ता है, दैट गिव अवे द मेडिसिन बेसिकली। मुझे शुरू शुरू में लगा कि शायद केस कैलकेरिया कार्ब है, बट इट वाज नॉट अ कैलकेरिया केस। इट वाज नॉट अ कैलकेरिया केस, इट वाज अ प्लैटिना केस। प्लैटिना मेटालिकम था वो। बेसिकली सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे था। क्योंकि धीरे धीरे कैलकेरिया कार्ब कहीं ना कहीं आपसे तमीज से बात कर रहा हो। धीरे धीरे एक लेवल यहाँ पे आया कि आपकी दवा से मुझे आराम होगा कि नहीं होगा। तो काइंड ऑफ मॉक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, एक एक छोटा सा स्मर्क आता है हंसी का, और उस तरीके से बोल रहा है कि आपसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप बता दो मुझे। मेरे जानने में एलोपैथिक डॉक्टर हैं, वो सर्जरी कराने को बोल रहे हैं, मैं सर्जरी करा लूं क्या? तो इस तरीके से मॉक करते हुए बोला कि वो कहीं ना कहीं गेव अवे द मेडिसिन कि अच्छा ठीक है प्लैटिना है, दिस इज नॉट कैलकेरिया। वो चीज कहीं ना कहीं समझ में, अगेन कंट्रोल समझना है इन्होंने क्या कंट्रोल करने का कोशिश किया। वहां पे बेइज्जती हुई। उस बेइज्जती को आपने नॉर्मलाइज करने के लिए गांव आके अपने डेयरी का बहुत बड़ा बिजनेस खोला, अपनी जमीन बेच के खोला। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। और सडनली आपका जो कंट्रोल था वो इतना बढ़ गया कि अब आपको ये लगता है कि सारी दुनिया को आपसे काम पड़ रहा है, आपको किसी से नहीं पड़ रहा। दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर लाइफ, योर इमोशंस एंड ईच एंड एवरीथिंग टू कॉम्पनसेट दैट विच हैपेंड 2 years बिफोर। आप उसको कॉम्पनसेट करने की ही कोशिश कर रहे हो आज तक, कि अब कोई मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, इतना मैं खुद को स्ट्रांग बना लूं। दिस इज बेसिकली कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म दैट गेव अवे द मेडिसिन, एंड इस वजह से फिर प्लैटिना शुरू हुआ। इस केस में बीच में एक स्टैंड स्टिल पोजीशन आई थी जहां पे मुझे थूजा का सिंगल डोज देना पड़ा था। उसके बाद फिर से केस बहुत अच्छा चला, एंड 6 to 8 months के बाद इस केस में फिर दोबारा मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ी। पीएल से केस बहुत अच्छा चल रहा। एक सेकंड। हाँ, केस 4, फिशर इन नैनो का केस। इस केस में, ये केस बहुत प्यारा है। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो इसके कुछ सिम्टम्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली इस मेडिसिन को समझाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक 30 year old मेल है जिसको फिशर इन एनो है, जिसको लेफ्ट साइडेड शियाटिका है, रेक्टल पेन है जो फ्रेश होने के 3-4 घंटे बाद तक रहता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रेक्टल पेन इतने लंबे समय तक रह रहा है। इसके अलावा कभी कभी डिजिटल असिस्टेंस यानी कि मैकेनिकल रिमूविंग ऑफ स्टूल की जरूरत पड़ती है। ठीक। मैकेनिकल रिमूविंग ऑफ स्टूल सुनते ही शायद मेडिसिन चमक गई होगी दिमाग में कि दिस वाज अ साइलेशिया केस। तो मैं फिर भी समझा देता हूँ कि साइलेशिया क्यों था। नेवर वेल्सिंस इवेंट क्या था? नेवर वेल्सिंस इवेंट था, पेशेंट ने बचपन में अपनी माँ को अपने सामने जलता हुआ देखा था। वो जो देखा और फिर अपनी हाथ से बुझा रहा था उस चीज को, उसने कहीं ना कहीं बचपन से ये ट्रॉमा दे रखा। ठीक है।
इसके बाद इसके मदर और फादर में बहुत सारा डिस्प्यूट चलता रहता था, जिसके चक्कर में मदर बार बार अपने घर चली जाया करती थी और बच्चों को साथ में लेके। तो वो जो चीज था ना, उसने बहुत सारा शुरू से ट्रॉमा दिया हुआ बचपन से। इस वजह से इस केस का इंटरकरेंट कार्सिनोसिनम बना था ट्रॉमा की वजह से। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। पेशेंट को प्रॉब्लम पिछले 5-6 सालों से आई। ये 5-6 साल से प्रॉब्लम क्यों आई थी, जब धीरे धीरे इसको समझा तो समझ में आया पेशेंट एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करता है। मतलब इसकी शायद मंथली सैलरी 12 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी जॉब, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा फ्लैट सब बना लिया था इसने, और लिटरली मतलब शो ऑफ कर रहा था कि मैंने तो बहुत ही अच्छा घर और ये सब बना लिया। धीरे धीरे ये समझ में आया कि पिछले 6 साल पहले इसकी मॉम इसके साथ रहने आ गई। तो 6 साल पहले इसकी मदर इसके साथ शिफ्ट हुई। उससे पहले वो गांव में रहती। तो 6 साल पहले आपका कॉन्फ्लिक्ट वापस आ गया आपकी लाइफ। जब वो आए तो डिस्कशन में ऑब्वियसली कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमा और वो पुरानी बातें, रिश्तेदारों ने उनके साथ जो किया, वो सारी चीजें निकल जाया करती। और वो जो चीज थी, वो जो निकल जाया करती थी, वो इसको बार बार ट्रबल कर रहा था। तो वो जो दर्द था ना, वो जा ही नहीं रहा। वो जो कांटे चुभने वाला दर्द, 3-3 4-4 घंटे तक बने रहने वाला दर्द, ऑब्वियसली वो रहेगा ना, क्योंकि आपने बचपन में अपनी मॉम को अपने सामने जलते हुए देखा है। 3rd डिग्री तक बर्न्स थे। सॉरी, 3rd डिग्री नहीं, 2nd डिग्री के आसपास बर्न्स थे बॉडी के कई प्रोमिनेंट हिस्सों पे। आज भी जले हुए के मार्क्स हैं उनके हाथ पे। वो लड़ाइयाँ उनके आपके सामने उन्होंने लड़ी हैं, तो वो सारी चीजें फिर से याद आती। तो वो दर्द बना रहता है अभी भी। इसके साथ पेशेंट में एक सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट था, जिसको मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल के नीचे लिखा है। साइलेशिया के लिए इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, आपको जरूर मेडिसिन गिव अवे हो जाएगी। पेडेंट, पेडेंट जरूर ध्यान रखिएगा ये वर्ड। इसको किन्होंने दिया यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। तो ये वर्ड बेसिकली एक बहुत अच्छे स्टॉलवर्ड ने इस चीज में ऐड किया। पेडेंट का मतलब होता है जो बहुत सारी डिटेल में बात करता है, जिनको बहुत सारा, जो डिटेल ओरिएंटेड। साइलेशिया इज अ डिटेल ओरिएंटेड पर्सन एंड ही टॉक्स इन टू मच डिटेल। तो एक ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप इम्यूनिटी देख रहे हैं तो। ओनली रेमेडीज जिसने रिजेंबल किया उनके पेन को, अगर आप रूब्रिक देखेंगे, पेन रेक्टम रेडिएटिंग टू टेस्टिस या पेन एनस रेडिएटिंग टू टेस्टिस, चाहे आप बोरिक देख रहे हो, चाहे आप बोनिंगहोसन देख रहे हो, और चाहे आप सिंथेसिस देख रहे हो, साइलेशिया इज अ रेमेडी जो जरूर है। और साइलेशिया इस पेशेंट के साथ मैच कर रही है। अब इसके साथ साइकोडायनामिक पिक्चर अगर आप देखेंगे तो इनवॉलंटरी विटनेस था चाइल्डहुड ट्रॉमा का, प्रोड्यूसिंग डीपली इंटरनलाइज्ड ग्रीफ, हेल्पलेसनेस, हाईली रिजर्व, डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग ऑथेंटिक इमोशन। तो अपने ऑथेंटिक इमोशन नहीं बता पाता था, जबकि सारी बातें बहुत डिटेल में करता। फोर्स टू अज्यूम द रोल ऑफ फैमिली पेट्रियार्की, विच इज ग्रीफ कैरिंग सेल्फ इज इल इक्विप टू इनैक्ट। इसके फैमिली में फादर प्रोमिनेंट थे, मदर उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, तो उसको उस चीज का भी बुरा लगता था। ये कहीं ना कहीं पल्साटिला साइलेशिया के एंगल आ गया कि मदर फिक्सेशन दिखता है आपको पल्साटिला साइलेशिया में, या लैक रेमेडीज में, या ऑरम यूनेटोमेटम में मदर फिक्सेशन दिखेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बेसिस पे इस केस में साइलेशिया प्रिस्क्राइब। कंट्रोल, अगर इस केस में आप कंट्रोल देखोगे तो आपको दिखेगा इतना ज्यादा डिटेल्ड पेशेंट मैंने कभी नहीं देखा था। ये एक टेबल बना के भेजते थे हमें कि आज दर्द हुआ, आज मैं सिट्स बाथ लिया, आज मैंने गर्म पानी पिया था, मैं मलासन में बैठा था। मतलब बेसिकली हम लोग ये सारे सजेशंस देते हैं कि आप मलासन में बैठो, आप गर्म पानी पियो, आप चिया सीड्स लो। तो ये बेसिकली ना इन्होंने मतलब हमारे साथ फाइल शेयर कर दी थी लिंक के साथ। ये उसमें शेयर किया करते थे कि आज मैंने किया, आज मुझे दर्द इतना रहा, परसेंटेज में बात करते थे कि आज मुझे 90% पेन था, आज मुझे 75% पेन था। तो इतना मेटिकुलस वर्क किसी और मेडिसिन में, मतलब आर्सेनिक अगर नहीं हो आप तो इतना जल्दी नहीं दिखता। सो दिस वाज अ साइलेशिया। ये मेरा केस नंबर 6 कहाँ गया। एक, हम्म, नेक्स्ट केस। 41 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल, ये आईटी प्रोफेशनल थे। और ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल केसेस में से एक था। डॉक्टर मनीष को एक इंटरनेशनल केस संभालने को दिया गया था, तो ये एक इंटरनेशनल केस था। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल केसेस अच्छे पैसे देते हैं। तो एक इंडियन जो कि अब एनआरआई हो चुका है, एक 41 ईयर ओल्ड मेल जो कि एक आईटी प्रोफेशनल। इनको हेमोरॉइड्स हुआ था, इन्होंने हेमोरॉइड्स की सर्जरी करा ली थी। पोस्ट सर्जिकल रिकरेंस के लिए हमारे साथ मेडिसिन ले रहे थे। एसिडिटी का प्रॉब्लम था, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम था, और कॉन्स्टिपेशन वाइल ट्रैवलिंग। ठीक है। एनडब्ल्यूएस इवेंट क्या था इनका? नेवर वेल सिंस इवेंट था इमिग्रेशन। ये जब से यहाँ से चले गए थे,
तब से इनको एक परमानेंट सेंस बना हुआ था कि ये आउटसाइडर हैं। इनका जो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट था वो इसी चीज में चल रहा था कि वाइफ इधर खींच रही थी और ये उधर रहना चाहते थे। तो ये अमेरिका में थे और वाइफ इंडिया में थी, तो वाइफ कॉन्स्टेंटली इंडिया बुलाना चाहती है, फैमिली कॉन्स्टेंटली इंडिया बुलाना चाहती है, और ये अमेरिका में रहना चाहती है। तो इनका जो नेवर वेल सिंस इवेंट था वो इसी टसल में चल रहा कि आप इधर रहेंगे या इधर रहेंगे, तो इनको कॉन्स्टेंटली एक सेंस था ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर। ठीक है। इस केस में हमने कैलकेरिया कार्ब दिया। क्यों दिया था सबसे पहले वो समझते हैं। इस केस में कुछ चीजें बहुत प्रोमिनेंट हुई थी। डेल्यूजन ग्रेट, जैसा मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, डेल्यूजन ग्रेट इसमें भी था। लाइट डिजायर था। लाइट डिजायर का मतलब डॉक्टर साहब आप चेक कर लीजिए, तो इंटरनेशनल केस आपके पास आया है, फिजिकली विजिट किया है और प्रेशर डाल रहा है कि डॉक्टर साहब देख ही लीजिए, देखिए प्लीज मुझे क्या हुआ है, प्लीज बताइए मुझे। ठीक है। पॉम्पस इंपॉर्टेंट था कि मैं यूएसए रिटर्न हूँ, मैं यूएसए में इस जगह पे रहता हूँ, मैं इन लोगों से मिलता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मैं यहाँ यहाँ घूमता हूँ। हाँ, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, एक इंसिडेंस था कि हमारे यहाँ खाने में मिलावट नहीं होती है, इंडिया के खाने में तो मिलावट होती है, इंडिया में दूध में मिलावट होती है, हमारे यहाँ मिलावट होगी तो इतने फाइन लग जाएंगे, इतना ये हो जाएगा। तो बेसिकली वो शो ऑफ करने की जो हैबिट थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत श्योर थे कि ये केस साइकोटिक मेडिसिन में ही बैठा हुआ है, इस केस में सोरिक मेडिसिन जा ही नहीं सकती। सेकेंड, इस केस को शुरू किया गया था थूजा से, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर सर्जरी प्रॉब्लम था और हम श्योर थे कि मायाजम तो साइकोसिस ही है। तो केस की शुरुआत साइकोस मतलब इंटरकरेंट से की थी, और इसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब को यूज किया। अब अगर साइकोडायनामिक पिक्चर पे आएंगे, तो ऑर्गेनाइज्ड अराउंड साइमल्टेनियस इररेकॉन्साइलेबल ऑब्लिगेशंस। तो जहां पे बेसिकली इनको प्रॉब्लम क्या था कि इनके जो सीनियर्स थे वो कॉन्स्टेंटली इनसे जबरदस्ती काम कराते थे, बहुत सारा वर्क प्रेशर देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बाहर वाले। तो उन्होंने कभी अपनाया नहीं, इधर वालों ने अपने आप बाहर वाला मान लिया, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बना हुआ रहता। तो कहीं ना कहीं ये स्प्लिट हो गए थे फैमिली ऑफ ओरिजिन में जो कि इंडिया था, और उनकी इमीडिएट फैमिली या वर्क जो कि अब्रॉड। तो एक कांस्टेंट नैगिंग चल रहा था इधर भी और इधर भी। इस केस में कंट्रोल क्या था? आप इस केस का एक सिम्टम पढ़ोगे तो आपको खुद देखेगा कि पेशेंट कंट्रोल क्या कर रहा है। पेशेंट को ट्रैवलिंग के समय पे कॉन्स्टिपेशन होता है, सबसे पहला तो कंट्रोल मैकेनिज्म यही दिखता है कि इतने आप इतने डेल्यूजन ग्रिड में जा चुके हो कि आपको नॉर्मल जगह स्कूल पास नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन ट्रैवलिंग बना ही हो, आप नॉर्मल जगह पे स्कूल पास नहीं कर पाओगे। दिस बेसिकली शोज कि आप कंट्रोल फ्रीक हो। सेकेंड, कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना कि तुम यहाँ आ जाओ या मैं वहां नहीं आ पाऊंगा। कॉन्स्टेंटली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, वो हाइपर कंट्रोल इनकी लाइफ में बीमारी को बना के बैठा हुआ है, जो कि नहीं जाने। अब आता है हमारा लास्ट, फिशर। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल केस। ये केस भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई एम वेरी श्योर अगर कुछ लोग थे वहां पे तुमको याद। 52-year-old मेल, क्रॉनिक फिशर, कॉन्टिन्यूअस पेन विथ इचिंग। नेवर वेल सिंस इवेंट क्या था? पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, मुझे नहीं पता कितने क्वालिफाइड डॉक्टर थे, बट एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस डॉक्टर ने एग्जामिन किया और पेशेंट को ये बोल दिया कि आपको रेक्टल कैंसर है, आपको अभी के अभी सर्जरी करानी पड़ेगी। पेशेंट उस चीज से डर जाता है, क्योंकि इसकी फादर की डेथ सडन हुई थी, इसकी फैमिली में कुछ डेथ्स और सडन हो चुकी हैं, तो इम्प्रेशनेबल थे उस चीज को लेके, ये डर गए, और फाइनेंशियल एंग्जाइटी की वजह से पहले से ही परेशान। तो वो जो डर था वो इनको हमारे पास लेके आया। अब जब ये हमसे मिले तो हम लोग के समझ में आता है कि ये बहुत मतलब इनका फर्स्ट इंप्रेशन हम पे ये था कि ये बहुत बात मानने वाले, हर चीज में परमिशन लेने वाले, बहुत ही प्यार से बात करने वाले, बहुत ही दबे हुए इंसान। ठीक है। जिस बेसिस पे हमारा फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन स्टेफाइस एग्रिया था, जो कि गलत था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टेफाइस एग्रिया जो लिखी है उसके नीचे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। हमने स्टेफाइस एग्रिया दिया था इस बेसिस पे कि यहाँ पे फ्राइट है, सेल्फ जो ईगो है वो वुंडेड है, बहुत सारा रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, बहुत सारा परमिशन सीख कर रहे हैं, तो स्टेफाई सेग्रिया का केस लगा। ठीक है। शंकरन सर एक लाइन भी लिखते हैं कि स्टेफाई सेग्रिया आस्क फॉर परमिशन व्हेन एंटरिंग द रूम, ताकि आप उसको डांटो नहीं, आप उसको इंडिग्नेशन में मत डालो इस चीज के लिए, वो हर चीज के लिए परमिशन पूछे, पेन उठा लूं कि नहीं, लिखूं कि नहीं, क्या बोलूं कि नहीं। तो उस चीज की वजह से इस केस में प्रेस्क्राइब स्टेफाई सेग्रिया किया। लेटली ये किस, जब 2 महीने बीत गए और केस में कोई रिलीफ नहीं आया, जो कि मेरे साथ थोड़ा सा कम होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब इट वाज लाइक कि नहीं, मैं तो मेडिसिन दे के रहूंगा, फिर से चेंज करूँ। तो मैंने केस पे फिर से रीवा तो अब मुझे समझ में आया कि शायद वो जो डर था, वो जो फियर था, वो ज्यादा प्रोमिनेंट था, पेशेंट हमारे पास फियर के साथ।
अब इसके बाद इस केस में स्ट्रामोनियम प्रेस्क्राइब की गई थी, स्ट्रामोनियम 200 दिया गया था, जिसके बाद 3 महीने के बाद पेशेंट फिर से लाइट वाली स्टेज में आ चुका था। और अब उनका जो उतना रिगोरस शेड्यूल था ना कि हर 15 दिन में आके बैठ जाना, डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब कब ठीक कर, और बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको, अगर आपको मेरी पोस्चर दिखे तो मैं दिखा सकता हूँ, दोनों हाथ को ऐसे कर कर बिल्कुल आंख में आंख डाल के, डॉक्टर साहब कब ठीक कर दोगे आप मुझे, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कब तक आराम हो जाएगा मुझे, सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, डॉक्टर साहब आप मुझे बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, जो जो यहाँ फिक्स डॉक्टर रहता है ना मुझे उससे मिलवा दीजिए, अगर आपसे कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे है। बेसिकली स्टैम को इतना फियर होता है, फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, कि इस वजह से वो कॉन्स्टेंटली अपनी आंख में आंख डाल के ही बात करेगा, उस डर के साथ बात करेगा। प्रे भी कर सकता है, तो प्रेइंग का रूब्रिक भी आप ले सकते हो। वो कॉन्स्टेंटली इस चीज में रहता है कि सर मुझे ठीक कर दो, मुझे इस स्टेट से बाहर निकाल दो, विच गिव अवे द मेडिसिन, जो कि स्ट्रामोनियम था, स्ट्रामोनियम से इस केस में रिलीफ आया। साइकोडायनेमिक पिक्चर को समझे तो ओरिजिनली ये जो मैन है ये बहुत फ्री इजी डिस्पोजिशन का है, तो मतलब बहुत मजे से रहने वाला इंसान है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ईज तब शैटर हुई जब एक फिजिशियन का रेकलेस डायग्नोसिस आ गया। अब मुझे नहीं पता उस फिजिशियन ने डराने के लिए या गलती से जो डायग्नोसिस दिया वो निकल, इस डर की वजह से उसको सडनली अपनी जिंदगी पर डरने लगने लगा, वो वॉचफुल हुआ, वो फ्राइटेंड हुआ, और यहाँ से एनोरेक्टल रीजन में फिक्सेट हो गई प्रॉब्लम, जो कि नहीं गई। ठीक है, फिर यहाँ से मेडिसिन गई तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम चली गई। कंट्रोल क्या था, पेशेंट क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर, पेशेंट अपना वो डर कंट्रोल करने की कोशिश कर। स्टेमोनियम जब शुरू शुरू में आता है और आप उससे पूछते हो डर लग रहा है, तो स्टेमोनियम बहुत क्लियरली बोलता है नहीं डर नहीं लग रहा है, मैं नहीं डरता किसी चीज से। जबकि आपको वो डर साफ साफ उसकी आंखों में दिख रहा है, जो मुझे 2 महीने के बाद नोटिस हुआ, वो डर बहुत क्लियर था, जो फर्स्ट डे से था, मैं बस उसकी बातों में नोटिस नहीं था। आज का 7वां और आखिरी केस। यस, 43 ईयर ओल्ड मेल टीचर। ये केस बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये केस कई बार क्लिनिक में वॉक इन करता है और हम लोग समझ ही नहीं पाते कि इस केस में ये मेडिसिन जा सकती है। एक थर्ड डिग्री ग्रेड हेमोरॉइड, एक सेंटिनल पाइल, और दोनों ने बाहर का एनस का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक सा कर रखा है, मतलब इतना बड़ा हो चुका है दोनों कि बाहर का रास्ता अगर आप बाहर से एग्जामिन करने की कोशिश करो तो आपको सेंटिनल पाइल ऐसे अंगूठे से उठाना पड़ेगा, तब आप ऐसे हेमोरॉइड हटाओगे तो आप देख पाओगे कि एरिया कैसा है। ठीक है, तो थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स है, साथ में एक बड़ा सेंटिनल पाइल है, कॉन्स्टिपेशन है, सिवियर पोस्ट डिफिकेटरी बर्निंग है जो कि 1.5 से 2 घंटे तक रहता है। पेशेंट मेरे पास रोते हुए स्थिति में आया। नेवर वेलसिंस इवेंट, अगर आप नेवर वेलसिंस इवेंट देखोगे तो यहाँ पे शुरू से ही पेशेंट को मजाक उड़ाया गया है, पेशेंट को प्रॉब्लम है मजाक उड़ाए जाने से। शुरू में घर वालों ने उड़ाया है, इसके फादर डॉक्टर थे, इसका बड़ा भाई भी किसी अच्छी पोस्ट पे था, ये सरकारी में टीचर था, सरकारी परमानेंट टीचर, टेम्पोरी भी नहीं, बट इनको उस चीज से अच्छा महसूस नहीं होता था, इनको लगता था कि ये शायद और बेटर अचीव कर सकते थे। तो कॉन्स्टेंटली वो जो मॉकरी थी वो इनके दिमाग में रहती थी। ये कहते यही थे, मतलब इनकी लाइन ये थी, बिल्कुल ऐसे दुखी दुखी होके रोते रोते ऐसे बात करते थे कि सर जो मेरे चारों तरफ वाले हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेसिकली एन एंटी क्रूड लाइन की, लोग देख भी रहे हैं तो आपको लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं, बट एंटी क्रूड के साथ एक दूसरी मेडिसिन है जो यही लाइन बोलती है, एंड दैट इज बराइटा कार। इस केस की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बराइटा कार थी, जो कि 1 महीने के बाद क्लियर हुई थी, शुरू के टाइम पे हम क्लियर नहीं कर पा रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वॉज बराइटा कार, रीजन बी इट डेल्यूजन मॉक्ड बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक था, इस केस का क्रक्स था कि उसको हमेशा लगता था कि जो उसकी तरफ देख रहा है वो मजाक उड़ा रहा है। पेशेंट जब दरवाजे के बाहर भी जा रहा है और अगर मैं हंसते हुए फोन पे किसी से बात कर रहा था तो उसको कई बार ये डर लगता था कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। जिस दिन उसने मुझे रोते रोते अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, उस दिन भी वो मुझसे ये कह रहा था कि सर ये कैमरे में कितना एक्सेस है, ये कैमरा कितना देख पाएगा, कितना सुन पाएगा, कहीं कोई इसको एक्सेस कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोग इन बातों को सुन सकते हैं, कहीं कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा। तो कॉन्स्टेंटली मजाक उसके दिमाग में है, डेल्यूजन बीइंग मॉब वॉज देयर कॉन्स्टेंटली। इसके अलावा बात करने का तरीका ऐसा था, ऐसे लगता था कि मैं 43 साल के बच्चे से बात, तो it was a child who was sulking over other people looks, over other people mocks. So a 43-year-old person who was behaving like a child, that also gave the medicine Baraitacar. बाल वर्टेक्स से जा रहे थे, विच इज ऑल्सो प्रोमिनेंट रूब्रिक फॉर बराइटाकार। बराइटा साइलेशिया लाइकोपोडियम में बड़ा कॉमन है कि वर्टेक्स से ही बाल जाते हैं। तो साइकोडायनामिक पिक्चर समझते हैं, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट
दैट नेवर फॉर्म्ड विद कॉन्फिडेंस, तो पेशेंट को कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, टिमिड था, सेल्फ रिप्रोचिंग था, खुद में कमियां निकालने वाला, डीपली अफेक्टेड बाय हिज फादर्स कंटेम्प्ट, उनके फादर के कंटेम्प्ट उनको बहुत बुरा लगता था, इसीलिए शुरू के 1 महीने इस केस में अमोनियम कार्ब दिया गया। मैं ये पहले बता रहा हूँ कि मैंने भी पहला प्रिस्क्रिप्शन गलत ही रखा है। अमोनियम कार्ब को लाइन डाउन सेम्लोरेशन होता है, अमोनियम कार्ब में जो कार्बन एलिमेंट है वो बेसिकली फादर से एग्रावेशन शो कर रहा होता है, तो दैट वाज द रीजन अमोनियम कार्ब देने का, बट रिजल्ट बिल्कुल नहीं, जीरो। फिर बराइटा कार्ब दिया, क्रॉनिक स्ट्रेनिंग था स्टूल में, एग्जॉस्टेड थे, परपेचुअल एफर्ट था प्रोड्यूस करने का कि फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, पेशेंट को कॉन्स्टेंटली फील होता था कि वो इनएडिक्वेट है। कंट्रोल, यहाँ पे ये क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे, तो बिल्कुल जोर से पकड़ के बैठ रहे थे, वही जोर शायद कहीं ना कहीं इनके सिम्टम्स में भी दिख रहा था। उतना मतलब आपको लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी आप उसी जगह पे काम कर रहे हो, आप उसी जगह पे टिके हो, आप दुनिया के सामने रो नहीं पा रहे हो तो अकेले में रो रहे हो, आप अपनी वाइफ से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो तो डॉक्टर के पास आके मुझसे कर रहे हो, और या तो स्टेटस लगा रहे हो। आप इनके स्टेटस अगर व्हाट्सएप के देखेंगे तो वो हमेशा दुखी वाले ही होते थे। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आया कि शायद जो स्टेज है ये मेलनकोलिया ही चल रही है, पेशेंट इसी स्टेज में बना हुआ, एंड दैट वाज व्हाई यहाँ पे बराइटा कार्ब दिया गया। अगर ये केस लव पैंग्स का होता यानी कि लव अफेक्शन का होता तो मैं एंटीम रूट को ही चूज करता। अब आते हैं डेरिवेशन। इन 7 केसेस को समझने के बाद हमारे पास डेरिवेशन 1 आता है, द क्रॉनिकली मॉडिफाइड कंट्रोलर। आप अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन के बाद चीजों को कंट्रोल करने लगे। अक्रॉस द केसेस एक कंसिस्टेंट साइकोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन इमर्ज हुआ कि पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट अ कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव नेचर, पेशेंट्स का नेचर कॉन्स्टिट्यूशनली सेंसिटिव था, जिनका सेल्फ वर्थ डिपेंड करता है एक्सटर्नल वैलिडेशन पे कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है। इसके साथ हिस्ट्री था क्रॉनिक रेपिटेटिव वुंडिंग का इन देयर डोमेन ऑफ सेल्फ वर्थ, इसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं कि बार बार उनके सेल्फ वर्थ को हार्म पहुंचाया गया। ये डेवलप करता है कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स जो कि था एफर्टफुल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल। इस तरीके का माहौल बना दो अपने चारों तरफ कि कोई आपके सेल्फ वर्थ को मॉडिफिकेशन को हार्म नहीं पहुंचा पाए। अगर फॉस्फोरस होता है इस स्थिति में तो हर चीज का मजाक उड़ाने, आपके किए गई बेइज्जती का मजाक उड़ाने, ग्रेफाइटिस भी यही करता है। ग्रेफाइटिस में एक रूब्रिक है ना, लाफ्स ओवर रेप्रीमेंट्स, तो वो इसीलिए आता है ताकि वो उस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, तो वो चीज का मजाक उड़ाए। दिस नीड टू कंट्रोल एक्सटेंड्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट टू देयर फिजिकल बॉडी। शुरू शुरू में कंट्रोल एनवायरमेंट की तरफ होता है। आप अगर देखोगे तो कुछ लोग क्लीनलीनेस की तरफ जाते हैं, आर्सेनिक जैसी मेडिसिन में, सल्फर में हमने पढ़ा है कि टेबल यही होना चाहिए, बॉटल यही होना चाहिए, फोटो ऐसी होनी चाहिए, तो वो कंट्रोल शुरू शुरू में एनवायरमेंट की तरफ होता है, धीरे धीरे फिजिकल बॉडी पे भी दिखता है। तो वो अपनी नेचुरल डिफिकेटरी को सप्रेस करने लगते हैं, वो अपनी यूरिनरी और अर्जेस को सप्रेस करने लगते हैं ताकि वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें, ताकि वो ज्यादा अच्छे से चीजें कर सके, अपनी चारों तरफ की कंट्रोल करके कर सके। इस वजह से उनके बावल हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, इरेटिक हो जाते हैं, और अल्टीमेटली डिसऑर्डर्ड में चले जाते हैं। दिस इज द बेसिक रीजन बाय आईबीएस एंड कंप्लेंट्स लाइक एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स अपीयर। ये इन 7 केसेस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड, हम जब भी इन केसेस को ध्यान से देखेंगे तो डेरिवेशन 2 आता है, द ऑन्टोलॉजिकली डीस्टेबलाइजिंग इवेंट। ये जो फोटो है ये अर्थक्वेक की है। ये बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमेशा हर केस में जब भी हम स्पेसिफिकली हेमरोइड्स, फिशर, फिस्चुला ऐसी चीजों की बात करेंगे, इसमें फिस्चुला का केस भी ऐड था बट मैंने उसको पब्लिश नहीं किया था इसलिए यहाँ पे नहीं। तो हम जब भी ऐसे केसेस की बात करेंगे तो हमेशा ही एक क्लियरली आइडेंटिफाइबल नेवर वेल सीन्स इवेंट होगा। पेशेंट के पास एक इवेंट आए, मतलब आप अगर घुसोगे ज्यादा अच्छे से केस टेकिंग में तो आपको समझ में आएगा कि देयर वाज अ इवेंट जहां से लाइफ में प्रॉब्लम आई है, इससे पहले तक चीजें ठीक चल रही। ये इवेंट सिर्फ स्ट्रेसफुल नहीं था, ये ऑन्टोलॉजिकली डीस्टेबलाइजिंग था, उसने इसकी नॉर्मल लाइफ को हिला के रख दिया। तो आप जब बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेशेंट की लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से है। इट अटैक्स द पेशेंट्स कंसेप्शन ऑफ हु दे आर एंड व्हाट दे आर वर्थ। इस वजह से पेशेंट का वो कंसेप्शन, वो थॉट कि वो है कौन, उनकी वर्थ क्या है, यही हिल जाता है। जैसे रिटायरमेंट, कॉर्पोरेट ह्यूमिलिएशन, आइट्रोजेनिक फ्राइट, हमने जो केसेस में डिस्कस। जब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन नॉट एब्सॉर्ब द इमोशनल चार्ज, जब ये सेल्फ कॉन्सेप्ट उस इमोशनल चार्ज को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है तो वाइटल फोर्स ऐसी एक स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर देती है। हीलिंग रिक्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट को समझना पड़ेगा,
उस स्पेसिफिक इमोशन को समझना पड़ेगा, तो ही आप उस पेशेंट को ठीक कर पाओगे। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेशन था ऑन्टोलॉजिकली डिस्टेबलाइजिंग इवेंट। इस केस के यही दो, मतलब इन 7 केसेस में यही दो डेरिवेशन थे मेरे पास। फर्स्ट था द mortification never well since event, and the second is the ontologically destabilized, sorry, first था mortification and second is never well since event। तो ये दो चीजें इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हमने इन 7 केसेस को मैनेज कैसे किया। जब भी हम किसी केस से मिलते हैं तो आप एक चीज समझें, हम या तो क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे केसेस लें, जैसे हमारी ओपीडी 100 150 200 पेशेंट्स की हो जाए और हम दिन के 200 पेशेंट देखें। कर सकते हैं, पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास होते भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बट बहुत लोगों के पास इतने पेशेंट्स। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग फंक्शन, जैसे मैं फंक्शन करता हूँ या हम लोग करते हैं कि दिन के 10 केस देखते हैं, 5 देखिए, लेकिन उन 5 को अच्छे से देखिए। उन 5 पे एक एक घंटे स्पेंड करें। उन 5 केसेस पे इतना अच्छे से वर्क करें कि आपके फ्रेमवर्क बन जाए। फ्रेमवर्क किस तरीके का, कि अगर इस केस में एक्यूट मेडिसिन जानी है तो कौन सी जानी है, अगर इस केस में इंटरकरेंट मेडिसिन जाना है तो कौन सा जाना है, और अगर इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जानी है तो कौन सी जानी है। ये इस पेशेंट के फर्स्ट सेकंड डे पे ही वर्कआउट करके रख लीजिए, ताकि आगे चल के आपके पास एक 3 महीने का 6 महीने का प्रोग्राम बन जाए कि हाँ, अगले 3 महीने तक, अगले 6 महीने तक इस केस को इन मेडिसिन से अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपने अपने फर्स्ट डे पे पेशेंट से इस तरीके का वर्कआउट किया है तो पेशेंट ठीक होना ही। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 200 300 400 रुपए में पेशेंट देखे, ज्यादा देखिए, बट दैट विल मेक दिस। तो ये जो 3 टियर प्रिस्क्राइबिंग फ्रेमवर्क है, ये इसी तरीके से है कि यहाँ पे 3 टियर में प्रिस्क्राइबिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी निकली थी, एक्यूट थेराप्यूटिक रेमेडी भी थी हमारे पास, और इंटरकरेंट एंटीमाइजमेटिक रेमेडी भी थी। कि अगर केस आपके हाथ से जा रहा है, क्योंकि हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल आपका सही है ये जरूरी नहीं है, तो अगर आपका केस आपके हाथ से जा रहा है तो उस केस में आपके पास फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अगर हम एक्यूट दे के अभी के लिए मैनेज कर लेते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं कि बेटर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कौन सी हो सकती है, दैट विल हेल्प द केस। और अगर आपने सही माइजम समझा है तो अपने आप फिर केस वर्कआउट अच्छा ही चलेगा। द काउंसलिंग डायमेंशन, the removal of maintaining causes is as much as a part of physician's duty as the prescription itself। ये सैमुअल हनीमैन ही कह रहे हैं कि मेंटेनिंग कॉज हटाना हमारी ही जिम्मेदारी, फिजिशियन की ही ड्यूटी है, जितना इंपॉर्टेंट प्रेस्क्रिप्शन है। तो अगर आपने वो साइकोडायनेमिक समझा नहीं, जो कि उसके इंटरनल मेंटेनिंग कॉज है, अगर आपने वो कंपल्सिव नीड नहीं समझी कंट्रोल करने की, तो पेशेंट उसी चीज में रह जाएगा। मतलब मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। आप समझें कि अगर पेशेंट हेमोरॉइड्स लेके आया है और आपने इस केस को एस्कुलस से शुरू किया है और आप लाइफ लॉन्ग एस्कुलस और नाइट्रिक एसिड और ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि पेशेंट ठीक नहीं होता। एस्कुलस, नाइट्रिक एसिड, कॉलिनसोनिया, रेटानिया, दीज आर सच अमेजिंग मेडिसिन कि आप अगर लोअर पोटेंशियल बार बार रिपीट करते हो तो पेशेंट ठीक होता है। बट प्रॉब्लम वापस आती है, फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो नेवर वेल सीन्स इवेंट ना कभी पूछा था, ना कभी उसको ठीक करने की कोशिश की। पेशेंट आपको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि उसको, वो राइट साइड ब्रेन में ही फंसा हुआ है उसके हिसाब से। उसने कुछ खाया है, स्पाइसेस खाए हैं, इसलिए फिशर आया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका नेवर वेल सीन्स इवेंट कभी गया ही नहीं। इस वजह से प्रॉब्लम आज तक टिकी हुई है और आगे भी टिकी रहेगी, कभी नहीं चलेगी। कुछ लोगों का हेमरोइड लाइफ लॉन्ग रहता है। रहने का रीजन है कि आपने उनकी प्रॉब्लम को ना कभी उतने पीछे तक जाके सुना, ना कभी प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मेंटेनिंग कॉज को सुने और उसको फिर उतने ही अच्छे से समझने की कोशिश करें और तब ठीक कर पाए। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। क्रूशियली दिस इज ऑफर्ड आफ्टर द सिमिलियम हैज बिगन टू एक्ट, soften their defensive resistance, helping them see that their drive exhausts the body rather than sustaining it। आप अगर पेशेंट को ध्यान से देखेंगे, आपने जब कॉन्स्टिट्यूशनल दिया तो उसके नेचर में बदलाव अपने आप आने लगेगा। लाइकोपोडियम देने के बाद सॉफ्टनेस आती है, हेमामेलिस देने के बाद वो जो रिस्पेक्ट की वो इतनी भीख मांग रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं, हंसते हुए आते हैं कि अरे हाँ कोई बात नहीं, जिससे लड़ाई थी अब तो नॉर्मल हो चुका है। उसको अभी भी नहीं लग रहा है कि उस लड़ाई की वजह से प्रॉब्लम। तो ये हमें समझना पड़ेगा। एज अ होम्योपैथ हमारी हमारी ड्यूटी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट। लास्ट, ब्रिजिंग माइंड एंड मेडिसिन। कोशिश ये है कि अगर हम माइंड को समझ जाएं तो हम मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे। जब मेरी एमडी चल रही थी तो एक प्रोफेसर थे, वो बार बार बोलते थे कि अगर पेशेंट हेमोरॉइड्स लेके आएगा तो माइंड थोड़ी पूछिएगा। ये 7 केसेस हैं, माइंड पूछिएगा। आप अगर माइंड अच्छे से पूछेंगे तो आपकी मेडिसिन निकल जाएगी, बहुत ईजी है।
प्रॉब्लम क्या है कि हमने शुरू से कभी उस तरीके से फंक्शन ही नहीं किया है। हम फंक्शन इसी तरीके से करते हैं कि कितना बड़ा हेमोरॉइड है, चुभने वाला दर्द है कि कांटे वाला दर्द है कि कांच वाला दर्द है, उठने से होता है बैठने से होता है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट मत कीजिए सिम्टम को, सिम्टम कंप्लीट कीजिए, लेकिन उसके बाद बाकी चीजें भी। इट वॉज जस्ट दैट। बाकी मैं अगर मतलब मैं किसी को ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहा था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम रेडी। This is my contact information. I'm Dr. Manish Azad Singh, and thank you very much. Have a great day. चैट कहाँ गया, मैं तो वो देख पा। सिंगल डोज ट्रीटमेंट, ओके। नाम से मुझे पता नहीं आप कौन है। सो रमन जी, सिंगल डोज ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। मैं सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ, लेकिन रिपीटेशन उस हिसाब से कर रहा होता हूँ कि पेशेंट में कितने चेंजेस आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। सो बेसिकली मैं एसओएस में मेडिसिन देके भेजा रहता हूँ, एंड आई कॉन्स्टेंटली स्टे इन टच विद द पेशेंट्स। तो जब वो बोल देते हैं कि नहीं अभी तक 5 दिन तक तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन आज दिक्कत आई है, तो मैं छठे दिन रिपीट करूंगा मेडिसिन को, तो एसओएस में पेशेंट के पास होगी। एसओएस में पीएल भी होती है, तो इस वजह से ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन बना रहता है कि हाँ ठीक है, उसको पता नहीं कि कौन सा पीएल है और कौन सा एसओएस। तो इस वजह से हम उस तरीके से वर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर डाल के लिख सकते हो, मेडिसिन को 1 लिख दीजिए, पीएल को 2 लिख दीजिए, तो उसको कभी समझ में नहीं आ रहा, आप उस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं कॉन्टैक्ट में बना रहता हूँ, तो मैं सिंगल डोज वर्क नहीं करता हूँ बट सिंगल मेडिसिन वर्क कर रहा हूँ। एक्सेलेंट सेशन, थैंक यू। व्हाट अबाउट ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट? ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट जरूरी है। मतलब देखिए, आप अगर ऑक्सिलरी में जैसे अगर आप थेराप्यूटिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो कई बार वर्क करनी होती है। अगर आप डाइट की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर पेशेंट ही राइट साइडेड ब्रेन से फंक्शन कर रहा है, तो आप अगर उसके लॉजिकल साइड को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो पेशेंट कभी मानेगा ही नहीं कि आप अच्छे डॉक्टर हो। कुछ पेशेंट्स में एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है क्योंकि वो ही ये चाहते हैं बार बार कि आप एग्जामिन कीजिए, तो वहां पे हाँ एग्जामिनेशन कीजिए। कुछ पेशेंट्स में डाइटरी मैनेजमेंट जरूरी होता है क्योंकि वो ही आपसे बार बार पूछ रहे होते हैं कि मैं क्या खाऊं। साइबर कॉन्ड्रिया इज अ प्रॉब्लम। मेरा पीएचडी का थीसिस है मेरे पास, अभी 2-3 मिनट है तो मैं इस चीज पे बात करूंगा। 21st सेंचुरी में साइबर कॉन्ड्रिया इज टू कॉमन। साइबर कॉन्ड्रिया क्या है कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को, अपनी हर छोटी डिजीज को गूगल पे सर्च करके आ रहा है। एआई की वजह से, चैट जीपीटी की वजह से, जेमिनाई की वजह से, क्लॉड की वजह से पेशेंट को हर चीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कुछ सही, 90% गलत। लेकिन वो जो 90% गलत है वो बहुत सारा डर प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर हम अच्छे से डर को जानते हैं तो हम जानते हैं कि बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन सिक्रीट होंगे जो बॉडी को और प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे एज अ डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है समझाना कि भैया अपनी हर प्रॉब्लम को गूगल से पूछना बंद करो, मेरा नंबर ले लो, दिक्कत हो रही है तो मुझसे बात। इफ यू विल गो इन टू दिस मोड तो आप पेशेंट को वहां से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि साइबर कॉन्ड्रिया बहुत सारी डिजीजेस की प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में मेंटल डिजीजेस बहुत बढ़ेंगी का सबसे बड़ा रीजन है एआई, गूगल एक्सेस और चैट जीपीटी से इतना कॉन्स्टेंटली बात करना कि आपने आज क्या खाया, क्या पहना, कितनी कैलोरी इनटेक करी, हर चीज चैट जीपीटी कर। दिस इज अ प्रॉब्लम which will give away many diseases in the upcoming future. सो ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट जरूरी है, बट उसके लिए पेशेंट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। इट कांट बी वन पैंट फिट ऑल वाला सिचुएशन नहीं हो सकता। ये 2 मैसेजेस। इज देयर एनी नीड ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन? एक्सटर्नल एप्लीकेशन इफ यू फील, इफ द पेशेंट वांट्स तो हाँ आप दे सकते हो, इट्स ओके, इट कैन बी गिवन, इट्स नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और मैं इस तरीके के झंडे उठा के नहीं चल रहा होता हूँ कि हम सिंगल मेडिसिन देंगे तो सिर्फ मेडिसिन देंगे। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट, उसका वाइटल फोर्स कहाँ अटका हुआ है। इफ हिज वाइटल फोर्स इज ऑन कि नहीं मुझे दे ही दीजिए, मेरे पिछले डॉक्टर ने दिया था उससे मुझे बहुत आराम हुआ था, तो अगर आप उस तरीके के मोड में नहीं जाओगे, अगर आपने उसको वैसा मैनेजमेंट नहीं दिया और ये फियर जनरेटेड मेडिसिन है, तो ये पक्का आपके पास से चली जाएगी। इफ इट इज स्टैमोनियम, जलसेमियम, हायोसाइमस, फॉस्फोरस ऐसी मेडिसिन है और इनके पास बहुत सारा फियर है, तो ये आपके पास नहीं टिकेगा, ये पक्का जाएगा। तो आपको वहां पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट्स और जो भी चीजें जरूरी है वो देना ही पड़ेगा।
कई जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत जरूरी नहीं है। इफ द पेशेंट इज लेट्स से पल्साटिला, और पल्साटिला से भी ज्यादा लेट्स से स्टेफाइसेग्रिया, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आपके ट्रस्ट के साथ आया है, ओपीएम है, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं, मत दीजिए। वो पेशेंट मैनेज्ड है, वो पेशेंट अच्छा चलेगा, आप उसको अच्छे से समझिए और मेडिसिन दीजिए। ओके, नार्सिसिस्टिक पेशेंट ट्रीटमेंट, अगर मैं स्पेलिंग सही समझ रहा हूँ, नार्सिसिस्टिक पेशेंट ट्रीटमेंट, देखिए अगर आप मेंटल डिजीज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी है, पेशेंट से बात कीजिए। एज मच एज यू विल टॉक इट विल हेल्प, सो टॉक मोर। डू नॉट राइट कि हाँ ठीक है, ये बीमारी, ये दवा, जाओ। इफ यू विल डू दैट, प्रॉब्लम है। इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रीट मेंटल डिजीज, काउंसिल कीजिए, बार बार बात कीजिए, समझिए प्रॉब्लम कहाँ से आई थी, उसका बचपन सुनिए, उसकी लाइफ का प्रॉब्लम सुनिए, और उस हिसाब से ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप, मुझे लगता है, ज्यादा इजिली उसको समझ पाएंगे। नार्सिसिस्टिक में मेडिसिन बहुत सारी है, इट कैन बी प्लेटिना लाइको, हम सभी कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट हैं थोड़े थोड़े। तो वो तब समझ में आएगा जब आप ज्यादा बात। समय पूरा हो चुका है मनीष जी। जी सर। आपने एक्सप्लेन किया है, सभी लोग संतुष्ट हैं आपके सवाल से। तो आज का मीटिंग इसके साथ में समाप्त होता है। एंड मीटिंग इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इनिशिएशन। थैंक यू वेरी मच।